देखो उसमें कैमरे में देखो पहले, जहाँ दिख रहा हो सही से। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मुस्लिम लीग के बारे में, है ना। अब देखो, हमने शुरू किया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, संगठन बनते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा आंदोलन आपको चलाना है, कोई बहुत बड़ी चीज करनी है, तो आपको प्लानिंग करके करना पड़ता होता है। ठीक है, अब 200 सालों, अंग्रेजों से पहले इंडिया पे किसका रूल था? अंग्रेजों ने किससे सत्ता छीनी थी? हाँ, कौन से राजाओं से? मतलब उस टाइम पे ज्यादातर मुगल्स का रूल था। ठीक है, मुगल्स का, मुगल साम्राज्य था। तो मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति कभी भी एक वो भावना नहीं आ पाई कि हम इनको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग था जो अंग्रेजों का क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था, है ना। तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये भी था कि भारतीय जो मुसलमान लोग हैं उनमें भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बढ़ाएं। निष्ठा, निष्ठा समझते हो, कि एक उनके प्रति अच्छी भावना पैदा करें। ऐसा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था। वो कौन सी शिक्षा लेते थे? मदरसों वाली, मदरसा शिक्षा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अंग्रेजों ने सत्ता हमसे छीनी है, हम इनकी शिक्षा क्यों लें, हम अंग्रेजी स्कूलों में क्यों जाएं। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं था, वो बढ़ चढ़ के अंग्रेजी शिक्षा, कौन कौन सी, जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ये सब पढ़ा, जम के पढ़ा। लेकिन मुसलमान ने इसको नकार दिया, बोला कि हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ धार्मिक शिक्षा पढ़ेंगे। यही वजह रही है कि मुसलमान पीछे हो गए थे साइंस, गणित और इंग्लिश एजुकेशन में, और वो सिर्फ रिलीजियस शिक्षा, धार्मिक शिक्षा ही ले रहे थे, है ना। अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम एरियाज में क्या चलते हैं? मदरसे चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? मदरसे। तो वो विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? धार्मिक शिक्षा, है ना। तो वो पीछे हो जाते हैं। इसीलिए उनमें आज भी सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या में एजुकेशन रेट बहुत स्लो है, उसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है? मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया है, कि मदरसों में भी क्या पढ़ाया जाएगा? विज्ञान, गणित, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीज। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य वही था। और एक संगठन भी बनाया गया था जिसका नाम है AMU। नाम सुना इसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ जानते हो कहाँ पे है? दिल्ली के बगल में, यूपी में ही आता है। इसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान। ये क्या थे? कुछ ही लोग थे जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी से, उनमें से एक ये थे। ये क्लर्क थे उस टाइम पे, अंग्रेजों की एक ऑफिस में क्लर्क थे। ठीक है, और इनको ये दिख गया कि मुसलमान अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल भी निष्ठावान, आस्थावान नहीं है, तो हम कैसे उसको बनाए। और मुसलमानों में क्या देखा कि अशिक्षा बहुत है, धार्मिक कट्टरता बहुत है, कैसे दूर करें हम उसको। तो उन्होंने कहा हम एक क्या खोलेंगे? संस्थान खोलेंगे, एक कॉलेज खोलेंगे, और उसी का नाम रखा क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये एक संस्थान है, क्या काम करेगा? ये अशिक्षा को दूर करेगा, खासकर विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, और लोगों को लॉजिकल बनाएगा, साइंटिफिक बनाएगा, ना कि धार्मिक बनाएगा। धार्मिक आदमी जानते हो कैसा होता है? जो जितना अशिक्षित होगा वो उतना धार्मिक होगा।
किसी भी धर्म को, वो उतना रूढ़िवादी होगा, वो उतना ही धर्मांधता में फंसा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये भगवान का या हर चीज को पूजने का कॉन्सेप्ट कैसे आया है? लोग जिस चीज से डर जाते थे उसको पूजना शुरू कर देते थे। जिस चीज से भी डर जाते थे, जैसे बारिश, ज्यादा बारिश हो रही है, डर गए, बारिश से डर गए तो बारिश को भी कि वर्षा देवता आ गए। बहुत तेज हवा चली, हवा से डर गए, पवन देवता भगवान जी आ गए। ठीक है, पहाड़ जंगल, मतलब जिस चीज से भी डर गए, सांप आए, सांप से डर गए, नाग देवता। जिस चीज से भी डर गए उसको पूजना शुरू कर दिया और वही उसको देवता बना दिया। ठीक है, आज आप तो ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि आज आप लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, अपना दिमाग चलाते हो। पहले लोग इतना दिमाग नहीं चलाते थे, उनको समझदारी नहीं थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बढ़ाएं मुसलमानों की, कि मुसलमान भी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करें जाके, और ये सारी चीजें पढ़ें लिखें, जो अपनी रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी विचार है, उससे दूर हो जाए। समझ रहे हो? लेकिन कहां तक हो पाया? बहुत हद तक पीछे ही रह गए। आज भी मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है देश में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो इन्हीं धार्मिक चीजों में, धार्मिक शिक्षाओं में ही फंसे रह गए। उनको ये लगता था कि ये अंग्रेज हमसे तो सत्ता छीने हैं, इसके पहले तो राजा हम ही थे, तो हम इनकी शिक्षा क्यों ले? उनको लगता था कि एक दिन सत्ता हम इनसे छीन लेंगे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह का नेता किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, जो एकदम बूढ़ा हो चुका था, उसमें कोई दम नहीं था, लेकिन फिर भी उसको 1857 की क्रांति का नेता बना दिया गया था। सोचो क्यों? क्योंकि ऐसी अवधारणा थी कि यही तो हमारे राजा थे पहले, यही तो हमारे नेता थे, इन्हीं को बनाना है। समझ लो, भारतीय जनता इतनी ज्यादा अशिक्षित थी कि वो ये नहीं समझ पाती थी कि राजशाही से हमको कहाँ जाना है, लोकतंत्र में जाना है। आज भी आप देखोगे बहुत सारे एरियाज में छोटे मोटे जो राजाओं के नाती पोते हैं वही चुनाव जीत जाते हैं। देखा होगा ना, कहेंगे कि इनके दादा तो इस एरिया के राजा थे, लेकिन वो आज क्यों जीत जा रहे हैं? आज तो लोकतंत्र है, आज तो कोई भी एक कॉमन मैन, चाहे गरीब से गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन लोग उसको वोट ही नहीं देंगे। लोग किसको वोट देंगे? उन्हीं के दादा परदादा जो राजा महाराजा रहे हैं। उनको लगता है कि क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा है गुलामी वाला, जिनके गुलाम हम रहे हैं उन्हीं के नातियों के भी आज गुलाम होंगे, उनकी पोतों के गुलाम होंगे आज। तो भारतीय मानसिकता ऐसी रही है, लेकिन ये धीरे धीरे बदल रही है। धीरे धीरे कैसे बदल रही है? अब जनता में अवेयरनेस आ रही है। अभी पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 2-4 लोग ऐसे हारे जो बहुत बड़े राजघराने से संबंधित थे। जैसे एक नेता है मध्य प्रदेश में, सिंधिया परिवार, एक बहुत बड़ा राज समूह हुआ करता था, सिंधिया। उनके परपोते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हर बार चुनाव लड़ते थे। कहां से? ग्वालियर से। कहां से? ग्वालियर का नाम सुना है? ग्वालियर, गुना, ये सब, ये वही एरिया है जहां महारानी लक्ष्मीबाई भाग के गई थी। समझ रहे हो? और महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के द्वारा मरवाने का भी आरोप लगता था कि ग्वालियर राजघराना ने ही अंग्रेजों की मदद की थी। बात समझ आ रही है? बहुत आरोप लगते हैं कि बहुत सारे राजा ही ऐसे थे जो अंग्रेजों के चापलूस थे, जो नहीं चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्र होगा तो उनकी राजशाही भी जाएगी ना। तो वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, चोरी चोरी, छुप छुप के। रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 के विद्रोह में जाती हैं, ग्वालियर पे कब्जा कर लेती हैं। तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा, तात्या टोपे की मदद से। लेकिन बाद में सर एक ह्यूरोज नाम का जो अंग्रेज अधिकारी होता है, वो घेर के उनको मारता है वहां पे। तो किसकी मदद से? ऐसे कुछ राजाओं की मदद से। ठीक है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए पहली बार। तो देश को जनता में ऐसा लगा कि जनता समझदार हो रही है। क्या लगता है? अब राजा महाराजा चुनाव नहीं जीतने चाहिए। अब अगर चुनाव जीत रहे हैं तो समझ लो जनता अभी मूर्ख ही है। समझ रहे हो? क्योंकि ये जमाना वो है
कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा। राजा कौन होगा? जो कैपेबल होगा, जो सक्षम होगा। राजा आप होंगे, आप होंगे, आप होंगे, आप होंगे। ठीक है, ये वो समय है कि राजाओं का टाइम गया। अब राजा आप हैं, जनता है, पब्लिक है। लेकिन पब्लिक ये बात समझे तब तो, पब्लिक ये बात समझ नहीं पाती। ठीक है, और पब्लिक ये बात समझेगी कब? जब पढ़ेगी, लिखेगी, जागरूक होगी। सबसे बड़ी बात ये। तो मुस्लिम लीग के बारे में कुछ लिखाया भी था मैंने आपको, लिख लो एक दो लाइन। वायसराय से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। वायसराय से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उसने ही अक्टूबर 1906 में, अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 1906 मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ढाका कहां की राजधानी है बच्चों? बांग्लादेश की। ठीक है, ध्यान रखना। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। नाम लिख पाओगे? मोहम्मडन एजुकेशनल, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह कर रहे थे। कौन? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, वहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? अखिल भारतीय। अखिल भारतीय मीन्स ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, ठीक। अब लिखिए मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य, हेडिंग डालिए। गठन के उद्देश्य क्या थे? क्या क्या उद्देश्य थे भाई? क्यों बनाए गए ये मुस्लिम लीग? नंबर वन लिखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा, प्यार, मोहब्बत, एक लगाव बढ़ाना, जुड़ाव बढ़ाना। ठीक है, निष्ठा बढ़ाना। नंबर 2, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। राजनीतिक अधिकारों की रक्षा व उसका विस्तार करना। ठीक है, अब देखो अंग्रेज भी मुसलमानों पे कभी भरोसा नहीं कर पाए, न मुसलमान अंग्रेजों पे, न अंग्रेज मुसलमानों पे। ये दोनों के बीच में मतलब ट्रस्ट इशू था, विश्वास नहीं हो पाया। आपको भी कभी कभी हो जाता होगा ना ट्रस्ट इशू किसी पे, कि मुझे इस पे भरोसा नहीं रहा, मेरा ट्रस्ट डगमगा गया, है ना। ऐसा कब होता है? जब आपको कभी न कभी धोखा मिलता है ना। जब आपको धोखा, अंग्रेजों को धोखा कब मिला? 1857 में। और उसके बाद भी कईयों बार अंग्रेजों ने मुस्लिम
जो लीडरशिप थी वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते पकड़ी गई। समझ रहे हो, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद छेड़ दिया। इन लोगों ने हमारी सत्ता कब्जाई है, इनको भगाना है, तो इसलिए इनकी किसी भी चीज को हम फॉलो नहीं करेंगे। समझ रहे हो, इसीलिए अंग्रेजों के यहाँ नौकरी भी नहीं करते थे, उनकी शिक्षा भी नहीं लेते थे। इसलिए क्या हो गए, वो पीछे होते गए, पीछे होते गए, पीछे होते। मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा पीछे इसीलिए हो गया कि अंग्रेजों के जमाने में उसने अंग्रेजी चीजों का बहुत बहिष्कार किया। ठीक है, अपनी चीजों को ही ज्यादा प्रमोट किया, तो उनके पास तो कुछ था भी नहीं ज्यादा, तो वो पीछे हो गए। तो जॉब्स में अंग्रेजों के यहाँ जॉब भी नहीं करते थे, अंग्रेजों के यहाँ पढ़ते भी नहीं थे, तो अंग्रेजों की निष्ठा भी नहीं थी उनके प्रति। कुछ ऐसे लोग थे जैसे सर सैयद अहमद खान, ये ऐसे लोग थे जो गिने चुने लोग थे जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे। अंग्रेजों ने इन्हीं को तैयार किया, मोहरा बनाया। समझ लो, एक क्लर्क आदमी को सोचो, एक क्लर्क है, छोटा सा क्लर्क, क्लर्क की कोई औकात नहीं होती, लेकिन अंग्रेजों ने इसको इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया कि इनको लंदन इंग्लैंड तक ले गए और वहां ट्रेनिंग दी, बहुत सारा इनको रुपया पैसा पावर सब दिया, तभी तो ये इसकी स्थापना कर पाए। कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना लेना मामूली बात होती है क्या? है? एक क्लर्क बना लेगा यूनिवर्सिटी, कैसे बना पाएगा? वो भी आज के क्लर्क नहीं, आज के क्लर्क तो चोरी कर भी लेते हैं, कैसे? करप्शन से। आपने देखा होगा कई बार ऐसे छोटे छोटे पदों पे लोग रहते हैं जिनकी सैलरी 20,000 30,000 होती है, और जब कभी उनके यहाँ छापा पड़ता है ईडी का सीबीआई का, तो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए पड़ता है। अभी कल की परसों की घटना है, एक पेपर में था कि बिहार का कोई एक छोटा सा ऑफिसर था, वो छापा पड़ने के डर से रात भर रुपए जलाता रहा, रात भर रुपयों जला रहा था, कि उसको पता था कि एक दो दिन में छापा पड़ जाएगा, ठीक है, हमारी जांच होने वाली ईडी की। वो जलाता रहा, फिर भी सारा रुपया जला नहीं पाया। जब ईडी और सीबीआई की टीम आई तो उसके घर पे 39 लाख रुपया फिर भी मिल गया, करोड़ों, कई करोड़ों जलाने के बाद। समझ रहे हो, ये पैसा कहां से आता है? चोरी से आता है, करप्शन से आता है। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। समझ रहे हो, मुझे याद है हमारे एरिया में एक क्लर्क था, एक बाबू था स्कूल में, ठीक है, एक बार उसके यहाँ भी ऐसे ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की टीम का छापा पड़ा। छोटा सा बाबू जिसकी सैलरी 20-25 हजार रुपए, ठीक है। बाबू का काम क्या होता है स्कूल का, कॉलेज या स्कूल में? सारी चीजें देखना, सबकी सैलरी टाइम से आ जाए, सारा डॉक्यूमेंट सही हो जाए। लेकिन जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो 5 करोड़ रुपया मिला। समझ रहे हो, और बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग से। ये पैसा किसका है भाई? चोरी का पैसा है, करप्शन का पैसा है, जनता का पैसा। तो हम मानते हैं कि आज बहुत सारे चोर लोग करप्शन करके कोई बड़ा संस्था बना भी सकते हैं, पैसा लगेगा, लेकिन उस टाइम पे एमयू बना देना बिना अंग्रेजों की मदद के संभव नहीं था। समझ रहे हो, तो उस टाइम पे मदद ली जाती थी, चंदा उगाहा जाता था। जैसे बीएचयू की आपने देखा है इस्टेब्लिशमेंट हुई, किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने, लोगों से चंदा मांग मांग के, राजाओं से, महाराजाओं से, जमींदारों से, गरीब आदमी, कॉमन मैन, सबसे, जिसकी जितनी क्षमता 100 200 400 सब देते थे। जो नहीं दे पाता था बोलता था चलो आज हम श्रम दान करेंगे, कुछ काम ही कर देंगे, वहां पे कोई बिल्डिंग बन रही है या कुछ बन रहा है तो हम मेहनत करेंगे, कुछ काम करेंगे, मतलब वही तो दान ही है, श्रमदान। तो सब मिल के करते थे ऐसा। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई। ट्रांसलेशन सोसाइटी का मतलब यह था कि जो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें थी उनको उर्दू में, फारसी में ट्रांसलेट करो। समझ रहे हो, तब तो पढ़ पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज की आबादी ऐसी है कि बहुत सारी बुक्स आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप चीजें पढ़ नहीं पाते। अगर बहुत अच्छी अच्छी बुकें मान लो दूसरे भाषा में, जैसे बहुत सारे हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं जिनमें अपार ज्ञान छुपा पड़ा है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे, क्यों? वो संस्कृत में है। समझ रहे हो, गीता है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, अब इनमें अपार ज्ञान छुपा हुआ है, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन कॉमन मैन कैसे समझेगा? वो तो संस्कृत जानता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसलेशन चाहिए, उसका ट्रांसलेट कर दो आप हिंदी में, इंग्लिश में।
तो इन्होंने भी वही किया कि मुसलमानों की शिक्षा कैसी, क्योंकि मुसलमान ज्यादातर उर्दू समझते थे, फारसी समझते थे, तो उन्होंने कहा कि जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, यहां तक कि वेद पुराण और उपनिषदों का भी उर्दू में ट्रांसलेशन करवा दिया ताकि लोग पढ़ें और सीखें समझें। फिर भी बहुत बड़ी आबादी पढ़ी नहीं, और वो कहाँ रही, धार्मिक शिक्षा मदरसा शिक्षा में ही फंसी रही, और उसी से उनके अंदर क्या आ गई, धार्मिक कट्टरता आ गई। समझ रहे हो, धार्मिक शिक्षा वहां तक अच्छी है जो आपको कट्टर ना बनाए। कट्टर मीन्स आपने सुना होगा ना, ये बहुत कट्टर व्यक्ति है। कट्टर, कट्टर तो भले कुत्ते होते थे, है ना, ये बड़ा कट्टर कुत्ता है, मतलब खा लेता है, तुरंत एग्रेसिव हो जाता है, काट लेता है। अब कुत्तों के छोड़ के इंसान भी कट्टर होने लगे। हा? ये खतरनाक है। कट्टर हिंदू हो जाना, कट्टर मुसलमान हो जाना, ये व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, व्यक्ति तो विनम्र होता है, लेकिन ये आती कैसे है, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं ऐसे व्यक्तियों को जानबूझ के, ताकि उनका फायदा पहुंचता रहे। आगे लिखो, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना प्रभावित किए, मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को रोकना। मतलब तीसरा था कि अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को रोकना। कटुता मतलब समझते हो ना, बुरे भाव, बैर भाव की भावना को रोकना। ये किसमें आ गई थी, मुसलमानों में, मतलब दूसरे धर्मों से घरघोर नफरत करना, है ना। आज भी आपने कुछ चीजें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं कि ये सब क्या है, काफिर हैं दूसरे धर्मों के लोग, इनको क्या करना है, इनकी सफाई करनी है, इनकी हत्या करनी है। ये सारी चीजें कहां से आई, ये इन्हीं घटिया धार्मिक शिक्षा से आई। तो सर सैयद अहमद खान ये प्रयास कर रहे थे कि जो दूसरे धर्मों के प्रति नफरत की भावना है मुस्लिम्स में, वो कम हो जाए। समझ रहे हो, धार्मिक सुधार जैसे हिंदुओं में आपने देखा बहुत तेजी से हुआ। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सुचंद विद्यासागर और बहुत सारे लोग निकल के बाहर आए और जम के विरोध किया कि सती प्रथा गलत है, बाल विवाह गलत है, बहु विवाह, बहुपत्नी प्रथा गलत है, और खूब सारा जम के विरोध किया, कानून बनवा दिया, और वो सारी बुराइयां धीरे धीरे कानूनी रूप से तो खत्म ही हो गई। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसे सर सैयद अहमद खान जैसे लोग बहुत कम हुए जो उन बुराइयों का विरोध कर सके। इसीलिए आज भी बहुत सारे रिफॉर्म्स, 3 तलाक आज बहुत मुश्किल से हुआ, हलाला, ठीक है, बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, अशिक्षा का लेवल, लड़कियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लेना, ठीक है, उनकी शिक्षा पे ध्यान न देना, ये सारी चीजें चलती आ रही समस्याएं। अब धीरे धीरे हो रहा है इसमें, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं कानूनी रूप से। ठीक है, आगे लिखिए, 1908। अब देखो, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था ना हर साल, वैसे ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हर साल होने लगा। स्थापना कब हुई है, 1906 में, ठीक है, ध्यान रखना। अब 1908 में उसका अधिवेशन हो रहा था कहां, अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर के अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों ने क्या किया, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। मतलब इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि अब हमको चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा, और एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को चुनेगा। जैसे मान लो, क्या अभी ऐसा है क्या कि मुसलमान मुसलमान को चुन रहा है, हिंदू हिंदू को चुन रहा है, ऐसा है क्या, नहीं है ना। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, पार्टियां चुनेंगी। जैसे मान लो सोनभद्र एक लोकसभा सीट है, ठीक है, अब यहाँ पे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया सब लोग उसी को वोट करेंगे अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि मान लो सोनभद्र की सीट है, अब यहाँ पे 2 लोग खड़े होंगे, एक हिंदू खड़ा होगा, एक मुसलमान खड़ा होगा, हिंदू हिंदू को चुनेगा, मुसलमान मुसलमान को चुनेगा। ये व्यवस्था बनाइए, ऐसा कहा किसने, मुस्लिम लीग के लोगों ने। समझ रहे हो, इससे क्या होता देश में, विभाजन, और
सबसे घटिया बात तो ये, अंग्रेजों ने ये बात मान भी ली। क्यों? इससे क्या हो रहा था? विभाजन। और अंग्रेजों को क्या चाहिए? विभाजन, कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने कहा वाह, मेरे मन की बात कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया, इसीलिए तुमको बनाए हैं, यही बात करनी है। तो लिखिए 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचक मंडल किसकी भाई? ध्यान रखना, पृथक निर्वाचक मंडल। और फिर यही नहीं, अब ये अगर मुसलमानों ने शुरुआत की तो दूसरे धर्मों के लोग भी करेंगे। तो सिखों ने भी की फिर, कि भैया हमको भी चाहिए क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अंग्रेज बड़ा खुश हुए, वाह बहुत बढ़िया, ये अच्छा कर रहे हैं, अब ये लोग हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सबको दिया, फिर यहां तक कि महिलाओं को भी दिया, कि अब महिलाएं महिलाओं की ही चुनेंगी। मतलब जितना आप विभाजित हो सकते हो, अंग्रेजों को उतना मजा आएगा कि क्या विभाजन हुआ, समझ रहे हो? तो अंग्रेज अपनी पॉलिसी ऐसे इंप्लीमेंट करवा रहे थे, विभाजन करवा करवा के। फिर लिखिए वर्ष 1909 के सुधार बिल में, अब 1909 में अंग्रेजों का एक सुधार रिफॉर्म्स का बिल आता है। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने, बोला ठीक बहुत बढ़िया। पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया, कब? 1909 में। आप लिख लो ऐसा कि 1909 में अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, और यहीं से दो राष्ट्र सिद्धांत, मतलब पाकिस्तान का बीज पड़ गया। समझो, पाकिस्तान के बनने की घटना कहां पैदा होती है? आप ध्यान रखना, पृथक निर्वाचक मंडल 1909 से। अगर ये ना हुआ होता तो पाकिस्तान आज ना होता, समझ रहे हो? पाकिस्तान बनने की जो पहली बीज थी वो यहां पड़ती, और तब जाके 1947 में एक नया देश बन जाता। क्यों? क्योंकि अब उनको लगने लगता है मुस्लिम्स को कि हमारा अपना अलग देश होना चाहिए भाई, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और अंग्रेजों ने उसको पानी भी दे दिया। मतलब जो आग जली, उस आग में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? घी डाल दिया। पानी नहीं, घी डाल दिया। ठीक है, पानी तो पौधे को दोगे आप। पौधे के बारे में समझो कि अंग्रेजों ने जो एक, मुस्लिम लीग ने जो पौधा बोया, एक जो बीज बोया, अंग्रेजों ने उसको पानी दिया, खाद दिया, और ये पौधा आज बड़ा हो गया और आपके बगल में खड़ा है। कौन? पाकिस्तान। ठीक है, तो वो यहीं से शुरुआत हुआ था। और अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे, अंग्रेज और चाहते थे कि सिखों का भी एक अलग देश बन जाए। समझ रहे हो? बहुत, एक सिख संगठन है जो उसकी लड़ाई आज भी लड़ रहा है, और अपने देश का नाम उन्होंने रखा है खालिस्तान। पाकिस्तान के बगल में खालिस्तान। और अंग्रेजों का समर्थन है प्रॉपर कि बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत को एक नहीं देखना चाहते, भारत को कई टुकड़ों में देखना चाहते। तो मुसलमानों ने अपना देश बना लिया, सिख अपना देश बना ले, वो चाहते थे अंग्रेज। आज भी खालिस्तान की लड़ाई लड़ती है कभी कभी बीच बीच में सरकारें। एक आपने सुना होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। यस, भारतीय सेना ने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखा है सब लोगों ने, टीवी में तो देखा ही होगा ना, गोल्डन टेम्पल, सिखों का सबसे पवित्र जगह क्या है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, देखा होगा ना। उसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी की हत्या इसी वजह से हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का नतीजा है। हुआ क्या, उस टाइम पे बहुत सारे खालिस्तानी अलगाववादी लोग एक्टिव हो गए, और वो क्या मांग कर रहे थे कि हमको चाहिए अपना अलग देश। और कौन सा देश? खालिस्तान। कौन सा देश? मैप बनाता हूं मैं तुमको, मैप में दिखाता हूं कहां है खालिस्तान। मैप बहुत जरूरी है, ठीक है, ये है समझने के लिए। यहां पे क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, हमारा यहां पे एक पंजाब है। पंजाब का नाम सुना है?
पंजाब दोनों देशों में है, पाकिस्तान में भी है, उनका भी पंजाब है, ठीक है। अब खालिस्तानी लोग ये कहते हैं, सिख की ज्यादातर सिख आबादी कहाँ है? पंजाब में है ना, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ज्यादातर पंजाब में। इसी एरिया को वो लोग कहते हैं कि ये है, क्या है? खालिस्तान बनाना है मुझे। एक्चुअल में उनका टारगेट था 2020 कि 2020 तक हमारा अपना देश होगा। कहाँ है? अब सरकार इतनी कमजोर थोड़ी ना है कि देश बना देगी। तो देखो, और यहीं अमृतसर में एक मंदिर है, टेंपल है, जिसको बोलते हैं गोल्डन टेंपल, ठीक है। बहुत लोग जाते भी, आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा, बड़ा सिखों का सबसे पवित्र स्थान। तो 1984 में क्या हुआ कि एक खालिस्तानी नेता जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडारवाला, क्या नाम था? जरनैल। अब ज्यादातर जो ऐसे नेता होते हैं ना, वो धार्मिक जगहों को चुनते हैं। वो बैठ गया कहां? अमृतसर के टेंपल में। और ऐसे नहीं बैठा, अपने पूरे समर्थकों के साथ AK-47 बंदूक, गोला बारूद लेके, और बोला कि अब यहां हमारा कब्जा है, भारत का सरकार का कोई कब्जा नहीं, भारत सरकार कोई कानून नहीं चलेगा। ज्यादातर ऐसे लीडर होते हैं जो धर्म का सहारा लेते हैं, आप ध्यान रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म से ज्यादातर लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं। उनको लगता है कि धर्म का सहारा लूंगा ना तो लोग जुड़ेंगे मेरे से। अब वो चाह रहे थे कि सारी सिख आबादी उनसे जुड़ेगी, मतलब एक तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया उस पूरे एरिया पे, और वो अपना बोले कि अब हमारा अपना देश बनेगा। कौन सा? खालिस्तान। समझ रहे हो? अब सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। सरकार ऐसे दे देगी, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, कोई कमजोर प्रधानमंत्री तो है नहीं। इंदिरा गांधी को आप जानते हो आयरन लेडी कहा जाता है, कि लोहे की महिला है वो, इतनी मजबूत। आज के जो NSA हैं, NSA समझते हो? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है? अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल। NSA जो होता है ना, वो पूरे देश की सुरक्षा का ध्यान रखता है। और एक कौन होता है? ये एक IPS ऑफिसर होता है। नया नया रिक्रूटमेंट हुआ था, मतलब ये NSA उस टाइम पे नए नए सेलेक्ट हुए थे, समझ रहे हो? IPS बने थे नए नए, और इनको पंजाब भेज दिया गया कि जाओ पता लगाओ किधर चल क्या रहा है। अब NSA चुपचाप एक रिक्शे वाले का रूप धारण करते हैं, और वो अमृतसर टेंपल के अंदर चले जाते हैं, और वहां का सारा जायजा लेते हैं। आज के जो अजीत डोभाल, समझ रहे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अजीत डोभाल ने, इसीलिए आज वो कई वर्षों से भारत के क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। 7 साल पाकिस्तान में बिताए हैं। कैसे? चुपचाप रॉ के एजेंट के रूप में, समझ रहे हो? बहुत खतरनाक काम होता है। अगर तुम वहां पकड़े गए, मार दिए गए, तो सरकार बोलेगी भी नहीं कि हमारा आदमी था, मर गए तो गए। हाँ, जिंदा हो तो काम के हो, और मर गए तो सरकार कभी नहीं कहेगी कि मेरा व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि दुनिया में आरोप लग जाएगा कि कोई देश जासूसी करा रहा था दूसरे देश की। तो जासूस के रूप में उन्होंने पाकिस्तान में भी 7 साल गुजारे हैं। अब वो चुपचाप जासूस बन के कहां जाते हैं? अमृतसर टेंपल में जाते हैं, जनरल भिंडरवाला से मिलते हैं। क्या बोल के कि हम तुम्हारे ही आदमी हैं, इंफॉर्मेशन लेने आए हैं कि क्या कब कैसे करना है बता दो। तो उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। वो बता देता है कि किस दिन क्या क्या करना है और मेरे पास कितना हथियार है, वो सारी बातें पता चल जाती हैं। अब वो आते हैं बाहर, उस हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं कि हमको किसको भेजना है, कैसे करना है। ऐसा होता है पहली बार देश में कि किसी, अब बहुत पवित्र जगह है वो, किसी ऐसी पवित्र जगह पर सेना का अटैक होता है, मतलब सेना अंदर जाती है, मिलिट्री के कमांडो अंदर जाते हैं, और यहां तक कि टैंक लगाना पड़ता है। टैंक समझते हो ना, जिससे गोले दागे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हथियार था उनके पास कि बिना टैंक लगाए आप उनको मार ही नहीं पाओगे। और वो भी उनको कंट्रोल करने में बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाए। और जब आप कंट्रोल करोगे, ऐसे गोले चलेंगे, तोप चलेगी, टैंक चलेंगे, तो मंदिर क्या होगा? क्षतिग्रस्त होगा। अब जब मंदिर क्षतिग्रस्त होगा तो लोगों की धार्मिक भावनाएं
फिर से भड़केंगी कि देखो हमारे मंदिर को अटैक कर रहे हैं लोग, कैसी सरकार है। और उसी वजह से आप जानते हो कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कुछ लोग होते हैं, कमांडोज होते हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में कुछ सिख समुदाय के लोग थे, पंजाबी लोग बहुत ज्यादा आर्मी में होते हैं, आप जानते हो। अब भले वो आर्मी में हैं, लेकिन उनकी भी धार्मिक भावनाएं हैं जो अपने मंदिर से, अपने टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। तो उनमें से दो लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत बुरी तरह से आहत हुई और उन्होंने कहा कि मुझे इंदिरा गांधी को मारना है। और इंदिरा गांधी के वो सुरक्षा में है खुद, सोचो कि उनके पास बंदूक है और इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए हो, और वही चाह रहे हैं कि मुझे मारना है। अब ये बात पता चल चुकी थी जबकि किसको, एनएसए को, समझ रहे हो। तो उन्होंने ये एडवाइस भी दिया कि इनको हटा दिया जाए सुरक्षा से, कोई दूसरे लोग रख लो। लेकिन जो बड़े नेता होते हैं ना, वो सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। उनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको लगता है कि इससे भी गलत मैसेज जाएगा कि देखो सिख समुदाय के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी मना कर देती हैं कि इनको मत हटाओ, रहने दो। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी अपने कमरे से निकल रही होती हैं सुबह सुबह, और उनको मौका मिल जाता है कि आज कोई नहीं है, दोनों धड़ाधड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं और इंदिरा गांधी मर जाती है। समझ रहे हो किसके खिलाफ? ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार उसको बोलते थे, जो आर्मी गई अमृतसर टेम्पल में, और वहां तो इतना पवित्र स्थान है कि कोई जूता पहन के नहीं जा सकता, कोई बिना सर पे कुछ एक कपड़ा बांधे नहीं जा सकता। अब आर्मी के लोग जा रहे हैं तो वो बंदूक भी है, सूट बूट भी है, सब कुछ है, ठीक है। मतलब मंदिर को अपवित्र किया एक तरह से। बहुत सारे धार्मिक सिख लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और 1984 में ही फिर क्या हुए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे होने लगे। अब इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दिया किसी ने, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और देश के जितने भागों में जितने भी सिख आबादी थी, उनको मारने लगे लोग। ये देश विरोधी लोग हैं, इनको मारो। और देश के अलग अलग कोनों में बहुत सारे दंगे हुए। दंगे समझते हो ना, कि जब दो धर्मों के लोग आपस में लड़ने लगे और किसकी क्या गलती है बिना देखे कॉमन मैन को भी मारने पीटने लगे, उनको घर जलाने लगे। तो बहुत बड़ी सिख आबादी मारी गई पूरे देश में। समझ रहे हो, देश ऐसे सामान्य, कौन सी जगह है वो बैठने की? इधर बैठो, इधर बैठो या बाहर बैठो? उस क्लास के नहीं है तो वहां क्यों बैठे हुए हैं? बाहर जाओ, बाहर जाओ। यस, बात समझ आ रही? तो जब आप देश चलाने में आओगे ना, ऐसी जिम्मेदारियां संभालोगे तो आसान नहीं होता है कि कैसे करोगे, क्या डिसीजन लोगे आप। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। आए दिन आप जो एक जिले के एसपी हो मान लो, ठीक है, पता चला रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, या कि ताजिया निकल रहा है, ईद उद का पता नहीं कुछ। अब पता चला दो समुदाय हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। अब तुम एसपी हो जिले के, तुम्ही को डिसीजन लेना है कि करना क्या है। लाठी से इनको पिटवाना है, कि इनको अंदर करवाना है, कि इनको हड़का के बाहर करवाना है, कैसे नियंत्रण करोगे। अब अगर कुछ घटना हो गई तो जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर से फोन आएगा मुख्यमंत्री का, व्हाट आर यू डूइंग, तुमको किस लिए रखा गया वहां पे। अब अगर नहीं कर पाए तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाएगा रातों रात कि निकलो यहां से तुम। और अगर कभी कभी तो सजा भी मिलती है कि तुम्हारी, मान लो लाठीचार्ज करवा दिया, पुलिस को आदेश दिया कि मारो लाठी से इनको सबको, बाहर करो। अब पुलिस ने जम के लाठीचार्ज किया, 4 लोग मर गए पुलिस की लाठी से, तब भी जिम्मेदार तुम ही हो। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट आर यू डूइंग, कैसी तुमने लाठीचार्ज करवा दी। तो अच्छे के लिए भी जिम्मेदार हो, बुरे के लिए भी जिम्मेदार हो, सबके लिए भी जिम्मेदार हो। तो आप लोगों को लगता होगा ना कि वहाँ डीएम साहब और एसपी साहब बड़े मौज में हैं। मौज में नहीं है, हर वक्त उनके ऊपर टेंशन है, कुछ हो ना जाए, बवाल ना हो जाए, वरना झेलना हमी को। ठीक है, तो जो भी प्रशासन में, राजनीति में लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी से, इसलिए उनको हर काम करना पड़ता है। कुछ भी हुआ जिम्मेदार हम। तो जब 1984 में इंदिरा गांधी की मौत होती है, फिर बनते हैं राजीव गांधी प्रधानमंत्री। और आप जानते हो राजीव गांधी की भी हत्या होती है, समझ रहे हो। और राजीव गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो अगल बगल की धरती कांपती है। एक्चुअल में दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उनसे पूछा गया कि दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, निर्दोष सिख लोग मारे जा रहे हैं, आप क्या कहोगे।
कुछ कर क्यों नहीं रहे हो आप? तो उन्होंने यही कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, क्योंकि उनकी मम्मी की हत्या हुई थी, थोड़ा वो भी नाराज थे, समझ रहे हो? अब बाद में फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी भी हत्या होती है तमिलनाडु में। उनको मारने वाले कौन थे? उनको मारने वाले थे एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे, LITTE, ठीक है। लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम, कुछ इनका ऐसा नाम था। ये कहां का आतंकवादी संगठन था? श्रीलंका का। भारत ने कई प्रधानमंत्री खोए हैं अपने, समझ रहे हो? लाल बहादुर शास्त्री खोया है। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कहां हुई थी? तजाकिस्तान में, रूस में। उनको भी किसी ने गलती से या जहर देके या कुछ करके मारा, वो एक मिस्ट्री है। इसीलिए अपने प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की सुरक्षा बड़ी मुस्तैद रखी जाती है, समझ रहे हो? हालांकि अब ऐसा संभव नहीं है, समझ रहे हो? अब ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई टच कर ले? नहीं कर सकता। क्यों? आज एडवांसमेंट बहुत है। आज की जो सुरक्षा है, देखो पहले NSG का गठन नहीं हुआ था। NSG मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में NSG के कमांडो होते हैं, और वो इतने खतरनाक ट्रेंड लोग हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पक्षी भी पर नहीं मार सकता, इतने ट्रेंड लोग हैं वो। आपने देखा होगा कि वो ब्लैक सूट वाले चलते हैं, उनके अगल बगल चश्मा लगाए रहते हैं काले काले, हाँ ना, हाथ में उनके एक सूटकेस भी रहता है ऐसे। वो सूटकेस नहीं है, वो बुलेट प्रूफ सील्ड है। मान लो कोई एकाएक सामने से आ गया और गोली चलाने लगा, वो खुल जाएगा पूरा, और ऐसे कर लेंगे, गोली उसको पार कर ही नहीं सकती। उनके चश्मे, उनका हर चीज इतना वेल डिफाइंड है। उनके चश्मे ऐसे हैं, कोई बम ब्लास्ट कर दे, आग के गुबार उठेंगे, लेकिन फिर भी उनको सब दिखेगा। उनकी आंखें बंद नहीं होंगी। यहां पता चला छोटा सा पटाखा बोल जाता है, तुम आंखें बंद कर लेते हो, समझ रहे हो? वो इतने ट्रेंड लोग हैं, उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं कि एक बार वो अगर फायर कर दे तो कई राउंड फायर होगा। बहुत ट्रेंड लोग हैं वो, बहुत ट्रेंड लोग हैं। इसी वजह से अब कुछ नहीं, देखते नहीं हो प्रधानमंत्री इतनी भीड़ में कैसे चले जाते हैं? बनारस में रोड शो करते हैं वो, देखा है कभी कि बनारस में भीड़ चारों तरफ है? एक बार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भीड़ कूद पड़े, मान लो टूट पड़े? दुश्मन भी तो होते हैं बहुत सारे ऐसे जो मारना चाहते हैं। लाखों की भीड़ है और वो आदमी अकेले जा रहा है, कुछ कमांडो हैं बस, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, वो बचा लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हर चीज प्रधानमंत्री का जहां दौरा होता है उसके 1 महीने पहले वो टीम पहुंच जाती है, 1 महीने पहले। ऐसा नहीं है कि एट रैंडम आ जाते हैं। जैसे मान लो प्रधानमंत्री सोनभद्र आने वाले हो, 1 महीने पहले वो लोग आ जाएंगे चुपचाप, पता नहीं चले किसी को, शहर में घूम रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और अब बहुत जगह ऐसे पॉइंटों पे अपने लोग बैठा देंगे, कौन से? स्नाइपर्स, चुपचाप बैठे होंगे, वो पता नहीं चलेगा कौन कहां बैठा हुआ है। और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कान में उनके लगा रहता है एक वायरलेस, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई इंफॉर्मेशन हुई सब तुमको सबको पता है। तो इसीलिए आज इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है। कुछ सिविल ड्रेस में घूम रहे होंगे ऐसे कॉमन मैन की तरह, पैंट शर्ट पहन के, कुछ लुंगी लगाए घूम रहे होंगे ऐसे चुपचाप, पता नहीं चलेगा कि ये सुरक्षा वाले लोग हैं। हर जगह से उनको इंफॉर्मेशन लेनी है ना, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। जितने भी CCTV कैमरे हैं सबका एक्सेस है उनको, उन्होंने 1 महीने पहले सब देख लिया है, कौन कहां से आता है, कौन कहां से जाता है, क्या क्या करता है। उस एरिया के जितने खतरनाक अपराधी हैं उनकी सबकी डिटेल उनके पास है, कौन कौन जेल में है, कौन बाहर है, सब चीज पता है उनको। तो सुरक्षा बहुत खतरनाक लेवल पे है आजकल। आज कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई चाहे कि हम अपने किसी बड़े नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को मार दें, नहीं मार सकते। पहले ऐसा होता था कि मार दिए जाते थे, है ना? तो आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, और NSG का गठन इसीलिए किया ही गया राजीव गांधी की हत्या के बाद। राजीव गांधी भी ऐसे थे, वो अपने सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं मानते थे। जैसे होता ना, आपने देखा कुछ नेता ऐसे होते हैं कि कोई आदमी मिलने आ रहा है तो कहते हैं आने दो आने दो आने दो आने दो, जबकि सुरक्षा वाले तुरंत रोकते हैं,
कि नहीं 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 आना नहीं। अभी कल ही आपने देखा होगा राहुल गांधी की रैली चल रही थी बिहार में, है ना, आपने देखा होगा कि एक कोई व्यक्ति था राहुल गांधी से दौड़ के गले मिलता है, उनको किस करता है जाके। होते हैं लोग अपने नेताओं से प्यार करते हैं, है ना, तो सुरक्षा वाला पहुंचता है और उसको एक झापड़ा मारता है कि ऐसा क्यों किया तुमने। अब ये हालांकि ये सुरक्षा का फेलियर है, उसको पहुंचना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। कोई भी कॉमन मैन, ऑर्डिनरी आदमी, किसी जो विशेष व्यक्ति है उसके पास पहुंचना ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी उसी सुरक्षा कर्मियों की है। तो बाद में जब वो कल मार देता है तो बहुत सारे मीडिया कर्मी ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी से मिलने गया उनका फैन और उसको पड़ा झापड़। तो वो बाद में कहते हैं कि सुरक्षा का काम ही यही है, उनका काम ही है, क्यों नहीं मारेंगे वो, उनका काम है बचाना, उनका काम है कोई उनके पास ना पहुंचने पाए। लेकिन जब नेता पब्लिक में जाता है तो भीड़ आती ही है, भीड़ मिलना चाहती है, हाथ मिलाना चाहती है, गले मिलना चाहती है, माला पहनाना चाहती है। राजीव गांधी के साथ भी यही हुआ था। वो एक रैली में भाषण दे रहे थे, समझ रहे हो, और नेता जब जाता है तो लोग मिलते हैं, माला लेके कोई जाता है, वैसे ही था। एक लड़की थी माला लेके जाती है, आना चाहती है, सुरक्षा वाले उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं जाना है, और उसी माले में बम होते हैं, समझ रहे हो। तो राजीव गांधी कहते हैं आने दो आने दो आने दो, और वो आती है, माला पहनाती है, कहीं दूसरा रिमोट दबा देता है, दूर से उसका कंट्रोल होता है, ब्लास्ट हो जाता है, सब मर जाते हैं। राजीव गांधी का कोई शरीर का अंग नहीं मिलता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हवा में परखच्चे उड़ जाते हैं। पहचान कैसे होती है? उनके जूतों से, जूतों में कटा हुआ इतना पैर मिलता है, तो वो पता लगाते हैं कि अच्छा ये तो राजीव गांधी का ही। शरीर का एक एक अंग लोग बिनते हैं कि हाथ उधर गया है, उंगली उधर गई है, पैर उधर गया है, खोपड़ा उधर गया है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस होती है। और वो एक छोटी बच्ची थी वो, और छोटे बच्चे तो और ज्यादा। नेता लोग आतंकवादी चुनते ही इसीलिए ऐसे हैं कि जिसको रोक ना पाए कोई, लगेगा नहीं कि ये तो टेररिस्ट है या आतंकवादी है या कि दुश्मन है। इसीलिए बड़ी सुरक्षा का तामझाम रखा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कल ही दिल्ली के सीएम को कोई मार दिया, रेखा गुप्ता को, सुना कि नहीं सुना? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। वो पब्लिक में कुछ इवेंट में जा रही थी, किसी ने उनको मारा, जम के मारा। कैसे मार दिया? और एक महिला है वो भी, ठीक है। कईयों बार आपने देखा होगा केजरीवाल को बड़ी मार पड़ी थी, केजरीवाल के ऊपर लोगों ने स्याही फेंक दी, लोगों ने झापड़ मारे। ऐसा कब होता है? क्योंकि जब नेता कहता है कि आने दो सबको, ये तो सब हमारे अपने लोग हैं, उसी में से कुछ दुश्मन भी होते हैं, है ना। लेकिन ये जो नेता है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये लोग बड़े चालाक लोग हैं, ये लोग किसी को आने नहीं देते। इसीलिए देखो कि ये लोग आज तक मार नहीं खाए हैं कि कोई भीड़ में जा रहा है इनको मार दे। क्यों? क्योंकि ये लोग सातिर लोग हैं, समझ रहे हो, इनको पता है कैसे क्या हो रहा है, तो ये लोग दूर से ही हाय बाय कर लेते हैं कि मिलना नहीं है भाई, पास में नहीं जाना। और सिक्योरिटी वालों की बात मानते हैं, पहली बात तो ये, समझ रहे हो। सुरक्षा कर्मियों ने जो कह दिया वही करेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने कह दिया चलो तो चल देंगे, फिर रुकेंगे नहीं, समझ रहे हो। और बाकी जो जो ज्यादा जनता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो सिक्योरिटी वालों की बातों को इग्नोर करते हैं, और तभी उनकी जान पे खतरा भी आता है। फिर जैसे राजीव गांधी को मान लिए होते बात कि मत बुलाओ, ना मरते। इंदिरा गांधी मान ली होती बात कि हटा दो इनको सुरक्षा से, ना मरती, ठीक है। ऐसे ही राहुल गांधी अगर बात मान लेंगे तो नहीं मरेंगे, वरना खतरा है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बातें नहीं मानेगा, अपने सुरक्षा कर्मियों की, क्योंकि उनको पता होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा खतरा होता है, और उसमें सुरक्षा कर्मियों को भी खतरा होता है। जब कोई बम ब्लास्ट होगा, गोली लगेगी, तो क्या सिर्फ उसी को लगेगी? सुरक्षा कर्मी भी तो है बगल में, वो भी मरेंगे, ठीक है। तो अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और इनकी ट्रेनिंग कहां कहां होती है? दुनिया में सब जगह। ये वो बेस्ट लोग होते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से चुने जाते हैं, और इनकी ट्रेनिंग फिर अमेरिका में होगी, रूस में होगी, इजराइल में होगी, फ्रांस में होगी, जर्मनी में होगी, सब जगह से ट्रेनिंग लेके आते हैं, हर जगह।
और दुनिया इंडिया में सिर्फ 3000 ही हैं, सिर्फ 3000 कमांडोज हैं एनएसजी के। अब पहले होता था कि ये प्रधानमंत्री को मिलती थी, राष्ट्रपति को मिलती थी, गृह मंत्री को मिलती थी सुरक्षा, और लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने हटा दिया सबको, बोला कि सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी, सिर्फ प्रधानमंत्री ही, क्योंकि वह सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहते हैं सबसे दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेंड कमांडोज, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो लिखिए, आगे लिखिए। अब हेडिंग डालिए गदर आंदोलन। गदर, गदर मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, है ना? बस इसी के नाम पे बनी थी मूवी गदर। बेल बज गई क्या? 1913 में हुआ था गदर आंदोलन। अब देखो, गदर एक्चुअल में जो भारत का आंदोलन था ना आजादी का, वो सिर्फ भारत में ही नहीं चल रहा था, दुनिया के दूसरे देशों में भी चल रहा था। कैसे? कुछ भारतीय अमेरिका में थे, कुछ भारतीय लंदन में थे, कुछ भारतीय जर्मनी में थे, दुनिया के अलग अलग कोने में थे। वो वही आंदोलन चला रहे थे देश की आजादी के लिए, कि हमारे देश को आजाद करो, हमारे देश को आजाद करो। तो ये जो गदर आंदोलन हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहां? सैन फ्रांसिस्को। लिखो इसमें, गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को में, नाम सुना है सैन फ्रांसिस्को का? कुछ शहरों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ है? अमेरिका में। तुम लोगों की बहुत गहरी बात चल रही है कोई बच्चों, गदर करने वाले लगता है तुम लोग अगला। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में इस संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम था गदर। क्या नाम था? गदर। इस संस्था का निर्माण लाला हरदयाल ने किया। यही क्वेश्चन आता है, गदर संस्था का निर्माण किसने किया था? लाला हरदयाल, है ना? बहुत सारे लाला आपके घर में भी होंगे, बड़े प्यार से आप लोग कहते, लाला लाला कहते होंगे, लाला और लाली। क्या पता आप लोग लाली हो, है ना? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने किया था। रामचंद्र और बरकत उल्लाह। कौन भाई? रामचंद्र और कौन? बरकत उल्लाह, इसके सदस्य थे। रामचंद्र और बरकत उल्लाह इसके सदस्य थे। भाई, अरे इसमें भगवान सिंह और भाई परमानंद भी शामिल थे। कौन? भगवान सिंह और भाई परमानंद, ये सब इसमें शामिल थे। किसमें? गदर आंदोलन में। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, गदर आंदोलन कब हुआ, कहां हुआ, कौन कौन थे, इतना याद करना है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप। अब हेडिंग डालिए कामागाटा मारू। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। ये क्या है? ये कैसा नाम है? आपको अजीब नहीं लग रहा है? ये कैसा नाम? कामागाटा मारू एक्चुअल में एक जहाज का नाम है। ये शिप, जो पानी में चलने वाला जहाज होता है ना, उसका नाम है। क्या नाम है उसका? कामागाटा मारू। अब हुआ क्या कि बहुत सारे भारतीय इसी जहाज में सवार होके, खासकर पंजाबी लोग, कलकत्ता से कनाडा जा रहे थे। ठीक है, कहां जा रहे थे? कनाडा। आप जानते हो ऐसे भी पंजाबी लोग कनाडा बहुत जाते हैं, कनाडा कनाडा कनाडा। चलो, खालिस्तानी आंदोलन को कनाडा का समर्थन है, समझ रहे हो? भारत के संबंध कनाडा से खराब ही रहते हैं ज्यादातर। कनाडा जो देश है ना, कनाडा की राजधानी क्या बताइए? कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा से संबंध भारत की सरकार के खराब रहते हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा में बहुत सारे पंजाबी हैं, बहुत सारे पंजाबी हैं,
और वो पंजाबी खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन करते हैं। अब कनाडा की सरकार उनको समर्थन करती है, क्यों? क्योंकि कनाडा को उनको वोट लेना है उनसे, वो वोटर है वहां पे, वहीं पे रह रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। कई अच्छा, अरे सर आइए, स्वागत है, स्वागत है आपका। मुझे लगा कि बेल बजेगी। बच्चों को निकालो।